नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण अथवा घेरा होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है, जो गैसीय आवरण है, इसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल अथवा एटमॉस्फेयर कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर ये जो वायुमंडल है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो यह वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित नहीं होता। यह वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है? आवरण है। इसमें प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो मनुष्य के श्वसन के लिए, मनुष्य के श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए आवश्यक CO2 इसमें क्या होती है? विद्यमान होती है। अभी हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती है, लेकिन हम केवल यहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिनमें से जो मनुष्य के श्वसन के लिए उपयोगी है वह ऑक्सीजन, और जो पौधों के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या आती है? इसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है। यदि हम इस वायुमंडल की बात करें तो इस वायुमंडल का 99% भाग, ये जितना भी वायुमंडल है इसके आयतन का 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई, ठीक है, कहां पर? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। यदि हम बात करें तो धरातल से ऊपर जाने पर लगभग कितना? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही इस वायुमंडल का 99% भाग विद्यमान रहता है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इस वायुमंडल की ऊंचाई तो लगभग 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन ऊपर जाने पर जो गैसें हैं वो हल्की गैसें पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। तो वायुमंडल के कुल आयतन का 99% भाग कहां पे पाया जाता है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विद्यमान है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि वायुमंडल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है या फिर इसका संगठन किस प्रकार है। तो वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर 3 तत्वों से हुआ है। एक है गैस, दूसरा है जलवाष्प और तीसरा है धूलकण। वायुमंडल का संगठन 3 तत्वों से हुआ है, गैस, जलवाष्प और धूलकण। सबसे पहले हम यदि गैसेस की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है? नाइट्रोजन की पाई जाती है। कितना? 78.08%, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 78.08% गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे गैस है वो है ऑक्सीजन, O2। O2 की मात्रा है 20.95%, लगभग 21% कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी एग्जैक्ट मात्रा कितनी है? 20.95% है। चूंकि ऑक्सीजन भारी गैस है इसलिए इसका विस्तार
120 किलोमीटर, ठीक है। 120 किलोमीटर के ऊपर क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। जितनी भी ऑक्सीजन है वो कहां पे पाई जाती है, 120 किलोमीटर की ऊंचाई के नीचे ही पाई जाती है। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट गैस है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विस्तार कहां पे पाया जाता है, लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई के नीचे ही पाया जाता है। यहां पे आप देखेंगे कि आपके लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का विस्तार 120 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर नगण्य हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विस्तार कहां पे, लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल के संगठन में गैसेस का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी गैस का क्या यूज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाली सौर विकिरणों के लिए तो क्या होती है, पारदर्शी होती है, लेकिन पृथ्वी से जो दीर्घ विकिरण या पार्थिव विकिरण निकलते हैं उनको अवशोषित करती है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हरित गृह प्रभाव को समझना होगा, ठीक है। हरित गृह प्रभाव, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको एक सिंपल सी चीज समझिए कि यह है सूर्य। सूर्य से जो सौर विकिरण आते हैं ये होती है लघु तरंगें, ठीक है। सौर विकिरण जो होते हैं ये क्या होती है, लघु तरंगें होती है। इन लघु तरंगों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कैसी होती है, पारदर्शक होती है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लघु तरंगों को आते हुए नहीं रोकती है, और ये लघु तरंगें कहां पर आ जाती है, हमारे धरातल पर आ जाती है। रात्रि के समय जब पृथ्वी ठंडी होती है तो यहां से निकलते हैं पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। ये जो पार्थिव विकिरण होते हैं ये क्या होती है, दीर्घ तरंगें होती है। ये क्या होती है, दीर्घ तरंगें होती हैं। इन दीर्घ तरंगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लघु तरंगों को अवशोषित नहीं करती है, बल्कि जो दीर्घ तरंगें होती है वो क्या कर लेती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनका क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। अब वायुमंडल में जितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में इन पार्थिव विकिरणों अथवा दीर्घ तरंगों का क्या होगा, अवशोषण होगा। और जितना ज्यादा इन दीर्घ तरंगों का अवशोषण होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यह जो हरित गृह प्रभाव है इस यही वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। इसका जो सीधा सीधा आपको इफेक्ट दिखाई देता है वो क्या है, वैश्विक तापन, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित गृह गैस किसे कहा जाता है, या फिर हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो कौन सी गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही क्या कहा जाता है, हरित गृह गैस कहा जाता है। आपसे पूछे हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो सूर्य से आने वाले सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में आती है उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, पारदर्शक होती है। यह तरंगें पृथ्वी के सतह पर आती है, पृथ्वी की सतह को क्या करती है, गर्म करती है। रात्रि के समय जब इनका विकिरण होता है तो पृथ्वी की सतह से होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और ये किसके रूप में होती है, दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। यह दीर्घ तरंगें इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, अवशोषित करती है। वायुमंडल में जितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या होगा, इनका अवशोषण होगा, जिससे वैश्विक तापन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आएगी। पिछले कुछ वर्षों में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि जो जीवाश्म ईंधन है, जो हमारा जीवाश्म ईंधन है जिसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, उसका
उसको क्या होता है, जलाने के कारण क्या होता है, जो धुआं निकलता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधन के रूप में आप कोयला देख लीजिए, आप पेट्रोलियम देख लीजिए, आप डीजल देख लीजिए, इन सभी के क्या होगा, ईंधन को जलाने से क्या होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगली हमारी इंपॉर्टेंट गैस है O3, जिसको क्या कहा जाता है, ओजोन भी कहा जाता है। ओजोन गैस का विस्तार 10 से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार ही बात करें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य किस गैस का विस्तार पाया जाता है, ओजोन गैस का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ओजोन गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। यदि हम बात करें तो सूर्य से आने वाली कौन सी, पराबैंगनी किरणों, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इन पराबैंगनी किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है और इन पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है। जो ये पराबैंगनी किरणें होती है ये काफी क्या होती है, हानिकारक होती है। इनके द्वारा मनुष्य को त्वचा का कैंसर हो सकता है, आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है, फसल चक्र पर इफेक्ट पड़ सकता है, इत्यादि रूप से काफी प्रकार से क्या होती है, हानिकारक होती है। तो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके धरातल पर आने से रोकती है। ये एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जिस प्रकार फिल्टर क्या करता है, छानकर चीजों को आने देता है, उसी प्रकार से ओजोन गैस भी एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है और यह पराबैंगनी किरणों को तो अवशोषित कर लेती है और बाकी जो दूसरी विकिरण होते हैं या किरणें होती है उनको धरातल पर आने देती है। वायुमंडल का दूसरा संगठक तत्व है जल वाष्प। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वाटर वेपर। वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, या फिर ऊंचाई के साथ इसमें क्या आता जाता है, परिवर्तन आता है, लेकिन फिर भी उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में, जहां पे तापमान और आर्द्रता में क्या होती है, अधिकता पाई जाती है, वहां पर वायु के कुल आयतन का लगभग 4%, ठीक है, 4% भाग में क्या पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है। जबकि शीत एवं शुष्क क्षेत्रों में वायुमंडल या वायु के कुल आयतन के 1% या इससे भी कम भाग में क्या पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में वायु के आयतन में 4% जलवाष्प उपस्थित होती है, जबकि शीत एवं शुष्क क्षेत्रों में वायु के आयतन के 1% भाग क्या होता है, जलवाष्प उपस्थित होती है। जलवाष्प की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। यह एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि हम बात करें तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, और यहां पर क्या है, ध्रुव है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होती है, और यहां पर संवहनीय वर्षा होती है, इसलिए यहां पर वर्षा भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण यहां पर जो आर्द्रता है, आर्द्रता कह लीजिए या फिर क्या कह सकते हैं हम, जो जलवाष्प है वायु में, उसकी मात्रा क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आर्द्रता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए ध्रुवों की जो वायु होती है वो ठंडी होती है और वहां पर जलवाष्प की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है।
जलवाष्प के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जलवाष्प एक कंबल के रूप में, यह चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है जलवाष्प किसके रूप में कार्य करती है, एक कंबल के रूप में कार्य करती है। किस प्रकार से कंबल के रूप में कार्य करती है कि जो वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होती है, ठीक है, यहां पर हम बात करें किसकी, धरातल की, तो जो सूर्य से सौर विकिरण आता है, ठीक है, सूर्य से क्या आ रहा है हमारे यहां पर, सौर विकिरण आ रहा है, ये सौर विकिरण के कुछ भाग को क्या कर लेती है जलवाष्प, अवशोषित कर लेती है, कुछ भाग को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और बाकी के भाग को क्या आती है, धरातल पर आने देती है, ठीक है। रात्रि को जो पार्थिव विकिरण निकलता है, पार्थिव विकिरण, ठीक है, ये किस रूप में होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, तो इसको भी क्या कर लेती है जलवाष्प, इसके भी कुछ भाग का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पृथ्वी का तापमान है वो न तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रात्रि के समय न ही बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कुछ भाग को यहां आते समय अवशोषित कर लेती है, तो कुछ भाग का अवशोषण करने के कारण दिन में पृथ्वी का तापमान बढ़ता नहीं है बहुत ज्यादा, और रात्रि के समय जो पार्थिव विकिरण रिलीज होते हैं उनका भी कुछ भाग का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। इस कारण रात्रि को भी तापमान बहुत ज्यादा क्या होता है, कम नहीं होता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, एक कंबल के रूप में कार्य करती है जलवाष्प, जो पृथ्वी के तापमान को नियत बनाए रखने में योगदान देती है। वायुमंडल का अगला संगठक तत्व है धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स। यदि हम धूल कणों की बात करें तो वायुमंडल में धूल कणों के स्रोत क्या हैं, तो आप यहां पर देखेंगे कि वायुमंडल में ये जो छोटे कण होते हैं ये विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल और उल्काओं के टूटे हुए कणों से निकलते हैं, ठीक है। किन किन से निकलते हैं तो आप ध्यान दीजिए वापस, समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल और उल्काओं के टूटे हुए कणों से निकलते हैं, ठीक है। वायुमंडल में धूल कणों का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या होता है कि जो धूल कण है वो आर्द्रता ग्राही नाभिक, लास्ट की लाइन पढ़िए इसमें, आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। अब आर्द्रता ग्राही नाभिक क्या होता है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प अथवा आर्द्रता होती है उसमें क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि संघनन की प्रक्रिया क्या होती है, कि जो वायुमंडल में जो जल उपस्थित है वो वाष्प के रूप में अथवा गैसीय रूप में है, इसको किसमें, जल अथवा द्रव के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। द्रव के गैस के रूप में बदलने को तो वाष्पीकरण कहते हैं और गैस के द्रव के रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। तो जो धूल के कण है वो संघनन की प्रक्रिया में क्या करते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। जो धूल का कण होता है इसके चारों ओर क्या होता है, संघनन होता है, और किसका निर्माण होता है, वर्षा की बूंद का निर्माण होता है, और इन वर्षा की बूंदों से ही किसका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। अगर वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित नहीं होंगे तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, जिसके कारण वर्षा भी नहीं होगी। आपने कृत्रिम वर्षा का नाम सुना होगा, तो कृत्रिम वर्षा में क्या करते हैं, वायुमंडल में वायुयानों के द्वारा सिल्वर आयोडाइड के कणों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वो उससे क्या होती है, वर्षा होती है। चूंकि संघनन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सिल्वर आयोडाइड के कणों का कृत्रिम रूप से छिड़काव किया गया है, इस कारण इस प्रकार से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। तो वायुमंडल में धूल के कणों का सबसे ज्यादा उपयोग क्या है
कि यह आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल विभिन्न घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों में बटा हुआ है। यदि हम बात करें घनत्व की, तो अभी हमने चर्चा की थी कि जितनी भी भारी गैसें होती है या फिर जलवाष्प होता है या धूल के कण होते हैं, वो पृथ्वी की सतह के क्या पाए जाते हैं, निकट पाए जाते हैं। ऊपर जाने पर जो गैसें हैं वो कौन सी पाई जाती है, हल्की पाई जाती है। तो वायुमंडल का जो अधिक घनत्व है वो धरातल के निकट पाया जाता है। ऊपर जाने पर घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। और इसी प्रकार से तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, या तापमान में भी क्या होती है, कमी होती है। तो तापमान और घनत्व के वितरण के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। आपको सबसे पहले परतों के नाम याद होने चाहिए कि तापमान और घनत्व के वितरण के आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है, 5 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करें क्षोभमंडल, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा है मध्यमंडल, मेसोस्फियर। चौथा है आयन मंडल। और पांचवा है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। सबसे पहले हमें इन परतों का नाम याद होना चाहिए कि वायुमंडल को तापमान और घनत्व के वितरण के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की, ठीक है। इसको एक चित्र के द्वारा समझते हैं। यहां पर अगर हम धरातल की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह अथवा धरातल के सबसे नजदीक का संस्तर अथवा परत है। यदि हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है, 13 किलोमीटर मानी गई है औसत ऊंचाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा मंडल पढ़ रहे हैं हम, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीक की परत, ठीक है, क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। यदि हम विषुवत रेखा पे बात करें, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई पाई जाती है लगभग 18 किलोमीटर तक, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो विषुवत रेखा है इस पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। जबकि यदि हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहां पर जो तापमान है वो क्या पाया जाता है, विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान क्या होता है, तुलनात्मक रूप से काफी कम पाया जाता है। तो तापमान अधिक होने के कारण गैसें क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म होकर
ऊपर उठती हैं। तो जितनी ज्यादा ऊपर उठेंगी उतने ही ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में गैसें ठंडी होकर नीचे बैठती है, जिसके कारण यहां पर जो औसत ऊंचाई है किसकी, क्षोभ मंडल की, वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है, 8 किलोमीटर पाई जाती है। और औसत ऊंचाई एनसीईआरटी के अनुसार कितनी है, 13 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसी मंडल में क्या होते हैं, जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो जलवाष्प और धूल के कण भी, वो भी किस मंडल में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। इस कारण समस्त मौसमी परिघटनाएं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, समस्त मौसमी परिघटनाएं जैसे बादल का बनना, तूफान, बिजली कड़कना, वर्षण इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, जो मौसमी परिघटनाएं होती है वो कौन से मंडल में, क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। क्यों, क्योंकि समस्त जलवाष्प और धूल के कण कौन से मंडल में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इस कारण समस्त मौसमी परिघटनाएं भी इसी मंडल में घटित होती हैं। इसी मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, सामान्य ताप पतन दर। सामान्य ताप पतन दर, ठीक है। सामान्य ताप पतन दर से क्या तात्पर्य है कि धरातल से ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। और किस दर से कम होता है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। क्यों तापमान कम होता है, तो देखिए जो पृथ्वी है उसका, जो हमारा धरातल है, जिसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो किसके द्वारा गर्म होता है, जो पार्थिव विकिरण निकलते हैं सूर्य से, जो लघु तरंगें आ रही है उसके द्वारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, जबकि किसके कारण बढ़ता है, रात को पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरण निकलते हैं उसके द्वारा क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे पार्थिव विकिरणों की जो क्षमता है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इस कारण धरातल से ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। और यह परिघटना कौन से मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, आप यहां पे बुक में लिखा हुआ है, देख लीजिए कि पहली चीज क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। यहां पर विषुवत रेखा पर कितनी, 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पाई जाती है। यहां पर जलवाष्प और धूल के कणों की उपस्थिति के कारण समस्त मौसमी परिघटनाएं घटित होती हैं। और धरातल से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। किस दर से कम होता है, तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर दूसरा मंडल है समताप मंडल, और इसका विस्तार पाया जाता है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार पाया जाता है। समताप मंडल में चूंकि तापमान समान रहता है, 13 से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान क्या होता है, लगभग समान रहता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, समताप मंडल कहा जाता है। और समताप मंडल वायुयानों के संचालन के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, वायुयानों के संचालन के लिए सबसे क्या है, उपयुक्त है। क्योंकि यहां पर मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं, हवाएं तेज नहीं चलती हैं, मौसम तापमान स्थिर सा रहता है, इसलिए वायुयानों के संचालन के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है, आपके समताप मंडल है। इस मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहां पर कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस की उपस्थिति पाई जाती है। कौन सी गैस, ओजोन गैस की उपस्थिति पाई जाती है। और ओजोन गैस का क्या उपयोग पढ़ा था हमने, कि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके धरातल पर आने से रोकती है। ठीक है, तो ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है, आपके समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल के बाद तीसरा हमारा संस्तर या परत है
मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल का विस्तार पाया जाता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार पाया जाता है। और मध्य मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहां पर वायुमंडल का सबसे कम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह पर कितना तापमान पाया जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और यह -100 डिग्री सेल्सियस इस वायुमंडल का सबसे कम तापमान है। इसके बाद ऊपर जाने पर इससे कम तापमान नहीं मिलेगा, बल्कि तापमान में क्या होती जाएगी? उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। तो मध्य मंडल का विस्तार कहां तक पाया जाता है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसकी ऊपरी सतह पर तापमान कितना पाया जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, जो इस वायुमंडल का सबसे कम तापमान है। मध्य मंडल के ऊपर आपके अगली परत आती है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल का विस्तार मध्य मंडल के ऊपर 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या होती है? ऊंचाई तक विस्तार इसका पाया जाता है। आयन मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि जो यहां पर वायु के कण हैं वो क्या होते हैं? विद्युत आवेशित होते हैं। ठीक है, विद्युत आवेशित होते हैं, आयन के रूप में क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। और पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें इसी आयन मंडल से टकराकर पुनः पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल इत्यादि हमारे जो उपकरण है वो कार्य करते हैं। तो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें कौन से मंडल से टकराकर वापस आती हैं? आयन मंडल से टकराकर ही क्या होती है? वापस आती हैं। और इस आयन मंडल के ऊपर कौन सा है? आपके बाह्य मंडल अथवा बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी अति हल्की, जिनमें वजन क्या होता है? काफी कम होता है, काफी हल्की गैसों का विस्तार पाया जाता है। बहिर्मंडल का विस्तार 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल की संरचना। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? सामान्य तापपतन दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समताप मंडल वायुयानों के संचालन के लिए उपयुक्त है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। मध्य मंडल में वायुमंडल का सबसे कम तापमान पाया जाता है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस। आयन मंडल क्या काम आता है? पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें वापस टकराकर किससे आती है? आयन मंडल से ही आती है।